नमस्कार दोस्तों, BS भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का, निर्माण एवं विनिर्माण। देखिए, निर्माण एवं विनिर्माण का मतलब क्या होता है। निर्माण का मतलब होता है कोई चीज़ का जो हम निर्माण करते हैं वो हुआ, और विनिर्माण का मतलब होता है उसको हम जो यूज करते हैं। ध्यान दीजिए किस तरह से होता है, क्या कर रहा है इसमें। अब समझिए विनिर्माण से क्या समझते हैं कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। इसे वस्तु, अब ध्यान दीजिए कि ये देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया विनिर्माण क्या होता है, तो समझिए कि विनिर्माण जो होते हैं ना कि कच्चे माल से जो है, कच्चे माल जो है से पक्का माल तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। मान लीजिए खेत से कोई चीज़ निकाले और उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए कपास जूट ही निकाले खेत से, उसके बाद जो है कच्चा माल है उसको हम क्या करेंगे, उसको निकालने के बाद जो उसमें से सोन निकालेंगे, सोन निकालने के बाद जो है उसको हम पानी में देने के बाद सोन निकालेंगे, सोन निकालने के बाद उसको हम जो ले जाएंगे मशीन में डालने के बाद उसको जो है मशीन में उसका सफाई किया जाएगा। सफाई करने के बाद उसमें से सोन निकलेगा और सोन जो है उसका जो है मतलब वही चीज़, निर्माण तो पहले से कच्चा माल था, उसी को हम विनिर्माण किए, पुनः संशोधित करके अच्छा से उसको हम यूज में लाए। ठीक है ना, इसी वस्तु का निर्माण भी कहा जाता है। देखिए इसे वस्तु का निर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग वस्तु का निर्माण भी कहते हैं। जो किसी भी उद्योग, कोई भी उद्योग हो, समझे ना, उसके जो आर्थिक विकास का जो है केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आशा के समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए गन्ना है, मान लीजिए गन्ना से हम लोग क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, चीनी बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए खेत में हम लोग गन्ना काटवाते हैं, देखे होंगे आप लोग। गन्ना काटने के बाद ट्रक पे लोड होता है, ट्रक पे लोड होने के बाद कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में क्या कहते हैं, उसका रस निकालने के बाद जो है उसमें रस निकालने के बाद उसका क्या किया जाता है, उसको जो है आग पे तपा करके उसका जो है उससे चीनी बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है। फिर देखिए बॉक्साइट को हम लोग निकालते हैं और उसके बाद उससे हम क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, चूना पत्थर से क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट बनाते हैं। कपास से हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखिए आगे क्या करा है कि जो उद्योग है, उद्योग के 3 स्थानीयकरण कारक को लिखें। उद्योग का जो है 3 स्थानीय कारक क्या है उसको लिखने की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ध्यान से, उद्योग के 3 स्थानीय कारक जो है निम्नलिखित हैं। पहला, कच्चा माल। किसी भी उद्योग को के आर्थिक विकास के लिए जो है कच्चा माल का होना अति आवश्यक। हमने बताया ऊपर में कि उद्योग, कोई भी आप उद्योग चालू कीजिएगा, कच्चा माल मान लीजिए नहीं लाइएगा तो आपको लॉस लगेगा ना। आप बनाया लाइएगा, आप बेचिएगा तो क्या, यानी कि कहने का मतलब है कि गन्ना लाइए आप खेत से निकलवा करके उसको सस्ता में खरीदिए और फैक्ट्री में लाने के बाद चीनी बनाइए और चीनी बना करके उसका जो रेट फिक्स कीजिए उस पर कि जितना में मान लीजिए 5 रुपया में जो है गन्ना लाए और इसको जो है आपने टैक्स वैक्स लगा के सारा कुछ करके इसको 15 रुपया में चीनी को बेचना चालू किया। इस तरह से जो है आप जो है कच्चा माल से क्या कर सकते हैं, आप भी निर्माण कर सकते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए उसमें कच्चा माल की आवश्यकता पड़ता है, याद रखिएगा। वो देखिए आगे क्या कर रहा है, पूंजी जो है, ये पूंजी का भी जरूरत है। किसी भी उद्योग को, धंधा को चलाने के लिए जो है पूंजी चाहिए, क्योंकि मशीन खरीदने के लिए जो है आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। अब देखिए शक्ति के साधन क्या होता है, मशीनों को चलाने के लिए जो है शक्ति के साधन होना अति आवश्यक है। मशीन जो है उसको चलाने के लिए शक्ति चाहिए। जैसे मान लीजिए शक्ति के साधन क्या, अब मान लीजिए शक्ति कहाँ से आता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में शक्ति आता है। उस तरह से जो मशीन है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, केरोसिन तेल चाहिए, इसको मिट्टी तेल बोलते हैं, कोयला चाहिए, विद्युत बिजली चाहिए। ये सभी साधन चाहिए एक फैक्ट्री लगाने के लिए, तो इसी को कहते हैं शक्ति का साधन। अब देखिए इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो उद्योग है उसको लगाने के लिए 3 स्थानीय कारक क्या क्या है। पहला था कच्चा माल, दूसरा था पूंजी, तीसरा था शक्ति के साधन। आशा है कि आप लोग समझ के होंगे। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या कर रहा है, देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योग जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन है, चलिए जानते हैं हम लोग। पहला तो है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा क्या है निजी उद्योग, और देखिए तीसरा क्या है सहकारी उद्योग। अब समझते हैं हम लाइन बाय लाइन करके कि सार्वजनिक उद्योग क्या होता है। वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व
केंद्र और राज्य सरकार के हाथों में होता है, जिसका मालिक जो है कौन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है, दोनों सरकार होता है, उनके हाथों में होता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे भारतीय रेल, भारतीय रेल तो किसी, आप बताइए किसका है, भारत सरकार का है। लौह इस्पात, इस भारत सरकार का है, राज्य सरकार का, भारत सरकार अपना अपने राज्य में है तो राज्य सरकार का, पुराने के कहने का मतलब दोनों का अधिकार होता है उस पर। जहाज निर्माण राज्य और भारत सरकार दोनों का है, केंद्र सरकार का दोनों का है। भिलाई इस्पात उद्योग, राउरकेला उस उद्योग जो है, ये सभी। निजी उद्योग क्या होता है, देखिए वे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी निजी खास व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है ना। निजी उद्योग का मतलब होता है कि वे उद्योग जिनका स्वामित्व जो है, जिसका जो मालिक होता है वो किसी खास व्यक्ति के हाथ होता है, यानी कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे साइकिल, अब मान लीजिए साइकिल कोई फैक्ट्री बना रहा है, तो जो जिस आदमी का साइकिल कंपनी है उसी आदमी का, किसी खास आदमी का है। कपड़ा उद्योग किसी खास आदमी का है। औषधि दवाई बना कोई खास आदमी का है। बिस्कुट उद्योग मतलब पेन कलम जो बनाता है, बुक स्टॉल, ये सारा उद्योग जो है किसी खास आदमी के हाथ में है, ठीक है। अब देखिए सहकारी उद्योग क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के द्वारा जो उद्योग जो है स्थापित किया जाता है, जिसे सहकारी उद्योग कहते हैं, ठीक है। सहकारी उद्योग क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति द्वारा उद्योग स्थापित किया जाता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब बताइए दोस्तों कि जो विद्यालय होता है, विद्यालय, यह विद्यालय जो है ये क्या कहते हैं, जो सरकारी विद्यालय होता है, ठीक है ना, सरकारी विद्यालय, वो गवर्नमेंट विद्यालय, वो क्या है बताइए, वह निजी क्या है, संसाधन है या क्या कहते हैं सहकारी संसाधन, बताइए कौन सा है ये, ठीक है। ये किसी खास व्यक्ति के हाथ में होता है कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसका मतलब क्या कहते हैं, जो इसका मालिक कौन होता है वो हमको कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, देखिए जो पोल्यूशन है ये क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए प्रदूषण जो है पर्यावरण में होने वाले वैसा परिवर्तन जो समस्त, ठीक है ना, जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदाओं को हानि पहुंचाता है, जिसे प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रदूषण है वो क्या होता है, जो समस्त जीवधारियों एवं प्राकृतिक संपदाओं को हानि पहुंचाने का काम करता है, उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। अब प्रदूषण ढेर तरह का होता है। एक होता है फैक्ट्री द्वारा निकलने अपन चमड़ा प्रदूषण जैसे देखते हैं। अब मान लीजिए कोई प्रदूषण एक ऐसा जो प्रदूषण, अब कोई धुआं कर दिया वही तो प्रदूषण ही है। रेलगाड़ी क्या कहते हैं, या मान लीजिए मोटरसाइकिल के जो धुआं निकलता है वही प्रदूषण ही है। तो जल प्रदूषण, जल भी प्रदूषित गंदा हो गया, जल प्रदूषण हो गया। हवा में प्रदूषण धुआं है, वायु प्रदूषण हो गया। मिट्टी में अवांछनीय पदार्थ है, वो भी क्या है, प्रदूषण ही है। मिल जाने से उसका उपयोगिता में क्या होता है, देखिए मिट्टी अब कह जल में, वायु में, हवा में, यानी मिट्टी में अवांछनीय पदार्थ यानी कि जो यूजलेस पदार्थ है उसे वो मिल जाने से उसमें उपयोगिता में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है, जिसके कारण जिसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण फैलाने के पद, देखिए अब क्या है कि प्रदूषण मुक्त 5 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है वायु प्रदूषण, याद रखिएगा, पूछेगा कि प्रदूषण मुक्त ऑब्जेक्टिव में तो क्या कितने बार बोलिएगा, 5 प्रकार का होता है। एक होता है वायु प्रदूषण, दूसरा क्या होता है जल प्रदूषण, तीसरा होता है मृदा प्रदूषण, मृदा मतलब मिट्टी प्रदूषण, चौथा होता है ध्वनि प्रदूषण, और एक क्या होता है बताइए, एक कमेंट करके बताइए, यहाँ पे छुटा हुआ है। खैर चलिए आप क्या करता है, देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना जो है वह 1854 में स्थापित किया गया, ठीक है ना। पूछेगा कि भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग का पहला सफल कारखाना कब स्थापित हुआ था, तो 1854 में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र मिल की संख्या जो है ना 100 है, कितना है, 100। कमी आ जाती है, देखिए क्या कर रहा है, जिसे प्रदूषण, अब सॉरी यहाँ पे वो तो पॉइंट दूसरा पूछ का था उसी चैप्टर का, ठीक है। तो भारत में जो सूती वस्त्र मिल की संख्या कितनी है, 100 थी। उस जो है आपके बुक में जो दिया है उसी अनुसार अभी वर्तमान में आप देख लीजिएगा कितना है। सबसे ज़्यादा जो है उद्योग है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, जो सूती वस्त्र का उद्योग जो है महाराष्ट्र में है, समझे ना, याद रखिएगा।
अब आगे कह रहा है कि एक पॉइंट है कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा उद्योग है, याद रखिएगा सूती उद्योग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा उद्योग है, तो क्या बोलिएगा, सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में हुआ था, लगाया गया था, जो कि असफल रहा। देखिए ठीक है, भारत में 1818 ईस्वी में जो है सूती वस्त्र का पहला कारखाना लगाया गया था, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया, असफल रहा। उसके बाद जो है 1854 में जो है कारखाना लगाया गया, जो कि सफल रहा। इसीलिए सफल कारखाना यहाँ लिखा हुआ। आप लोग कन्फ्यूज आ गए होंगे, सोचेंगे कि अरे भाई ये लिखा हुआ 1854 में, जबकि 1818 में हुआ था। देखिए 1818 में जो कारखाना लगाया गया था वो असफल रहा, मतलब जो है वो नहीं चला फैक्ट्री। ठीक है, तो कब फिर लागू हुआ, 1854 में लगाया गया, जो कि क्या रहा, सफल कारखाना रहा। ठीक है, चलिए आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। सूती वस्त्र उद्योग का कह रहा है कि वर्णन करने के लिए कह रहा है कि देखिए, इसे भारत का सबसे प्राचीन उद्योग भी माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग को जो है भारत का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, जिसका सबसे पहला परमाणु, क्या कहते हैं, परमाणु सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। सॉरी, प्रमाण जो है, परमाणु नहीं है यहाँ पे, सबसे पहला प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता था। सूती वस्त्र बनाने में जो है भारत का प्राचीन काल से एकाधिकार रहा है। देखिए, आपको अगर पूछा जा रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें, तो आप देखिए भारत में सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र को ही माना जाता है। ठीक है ना, और इसका प्रमाण जो है, यहाँ प्रमाण होगा, प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता था। सूती वस्त्र बनाने में भारत का प्राचीन काल से एकाधिकार रहा है, याद रखिएगा। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना जो है 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लाइस्टोर स्थान पर जो है स्थापित किया गया था। 1818 में कहाँ, कलकत्ता के किस जगह पे, फोर्ट ग्लाइस्टर नामक जगह स्थान पर स्थापित। कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो फोर्ट ग्लाइस्टर स्थान पर स्थापित किया गया था, जो असफल रहा, ये सक्सेस नहीं हुआ था। ठीक है ना, जबकि 1854 ईस्वी में भारतीय पूंजी से, भारत के जो रुपया से, पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कहाँ पे, कवासजी डाबर के द्वारा जो है स्थापित किया गया, तो जो कि सफल रहा, याद रखिएगा। कृषि के बाद दूसरा बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग का माना जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, कृषि के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा उद्योग किसको कहा जाता है, तो क्या याद रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बनेगा, याद रखिएगा, माना जाता है। भारत में अभी सूती मिल की कारखाना कितनी है, 100 है। पूछेगा कि भारत में जो है वर्तमान में सूती मिल की कारखाना कितनी है, तो क्या बोलिएगा, 100 है, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। भौगोलिक दशाएं, कच्चा माल, बंदरगाह, शक्ति संसाधन। देखिए, अब जो सूती वस्त्र है ये किस चीज़ पर निर्भर करता है कि अच्छा कारखाना कैसे चलेगा या अच्छा फ़ायदा कैसे होगा। तो सबसे पहले तो कच्चा माल अच्छा ढंग से मिलना चाहिए, सस्ता दाम पे मिलना चाहिए। उसके बाद जो है कच्चा माल मिलना चाहिए। कपास को इस उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है, याद रखिएगा। सूती वस्त्र का जो प्रमुख केंद्र है महाराष्ट्र और गुजरात है। और बंदरगाह जो है, इसके माध्यम से कच्चे माल जो है का अत्यंत निर्यात आसानी पूर्वक होता था। बंदरगाह के द्वारा, जो बंदरगाह किसे कहते हैं, बंदरगाह वो होता है जहाँ पे बहुत सारा जहाज आके रुकता है समुद्र के किनारे, उसे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना, इसके माध्यम से कच्चे माल का जो है आयात निर्यात जो है होता था, गुजरात और महाराष्ट्र से होता था, समझे ना, तो उसी नाव के द्वारा होता था। शक्ति के साधन, ठीक है ना, शक्ति साधन, सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए शक्ति का साधन आवश्यक है। मतलब इसके लिए कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, विद्युत चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। देखिए, तो यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है। भारत में सीमेंट उद्योग वर्णन करने का है। यह जो भारत में जो ये जो क्या कहते हैं सीमेंट उद्योग है, यह किस तरह का उद्योग है, यह जो है खनिज आधारित उद्योग है। जिसका कच्चा माल चूना पत्थर है। देखिए, चूना पत्थर से ही जो है हम लोग जो है क्या बनाते हैं, हम लोग सीमेंट बनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना,
तो इनका जो कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है। इसके अब देखिए चूना पत्थर के जो है अलावा जिप्सम हो गया, क्या चीज़ हो गया, जिप्सम, एल्युमिनियम, कोयला भी शामिल है इसमें, ठीक है ना। सीमेंट उद्योग का जो पहला कारखाना भारत में 1904 ईस्वी में चेन्नई के रानीपेट में स्थापित हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना जो है भारत में कब स्थापित हुआ, तो बोलिएगा 1904 ईस्वी में हुआ था। किस जगह हुआ था, तो चेन्नई के रानीपेट में हुआ था, ठीक है। किस पेट में, तो रानीपेट में हुआ था, जगह का नाम है, ठीक है ना। ऐसा रानी के पेट में हो गया था, ऐसा नहीं समझिएगा, ये जगह का नाम है रानीपेट, ठीक है। देखिए स्थान पे हुआ था, जो कि असफल रहा था। ये क्या रहा था, पहली बार कोई कारखाना, सब देखते हैं ना, सब असफल ही रहा है, ठीक है ना। जबकि विश्व में सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में जोसेफ, पूछेगा कि सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, तो 1824 ईस्वी में जोसेफ एस्फीदेन ने किया था। जोसेफ एस्फीदेन के द्वारा ब्रिटेन के पोर्टलैंड में, कहाँ पे, ब्रिटेन के पोर्टलैंड में स्थान पर किया गया था, ठीक है ना। इसको स्थापित किया गया था। सीमेंट उद्योग को भवन निर्माण का प्रथम सामग्री माना जाता है, ठीक है ना। ईटा को देखते चिपका कर रखता है सीमेंट बालू को, कौन चीज़, सीमेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसके अलावा बड़े बड़े पुल बनाने में, बांध बनाने में इसका निर्माण सहायक है, साबित होता है, किसका, सीमेंट का। बड़े बड़े पुल में, बड़े बड़े क्या कहते हैं, घर बनाने में सीमेंट का जरूरी पड़ता है, ठीक है। यह कैल्शियम क्या कहता है, सिलिकेट और एल्युमिनियम का यौगिक है, समझे। क्या क्या मिलाया था उसमें, कैल्शियम मिलाया था, सिलिकेट मिलाया था और एल्युमिनियम का यह यौगिक है, कंपाउंड है एक तरह से। अगला क्या है, उत्पादक क्षेत्र। देखिए कहाँ कहाँ सीमेंट उत्पादन होता है, राजस्थान में होता है, झारखंड में होता है, एमपी में होता है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटक में। एक बार फिर रिपीट करते हैं, कहाँ कहाँ सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ होता है, तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं, बताइए। जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से हो, यानी कस्टमर से हो, समझ में आ गया ना, किससे हो, कस्टमर से, उपभोक्ता से हो, तथा वह उपयोगी वस्तुएं बनाता है, जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे पंखा का कार्य, देखिए पंखा का कार्य क्या होता है, इसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। सिलाई मशीन हो गया, चाय हो गया, चाय और चीनी हो गया, चाय, ये सब क्या है, ये सब उपभोक्ता उद्योग है। किसके लिए बनाते हैं हम लोग, उपभोक्ता के लिए बनाते, ठीक है। अगला है कि भोपाल गैस, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको समझना है तो अब डिटेल्स में मोबाइल पे सर्च कीजिए कि भोपाल गैस कांड क्या है, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा लोग मारा था इसमें, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत खतरनाक हुआ था, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं आपको क्या है ये थी भी। आप लोग को अगर देखना है विस्तार रूप से तो भोपाल गैस कांड लिखिएगा ना यूट्यूब पे, तो आपको आ जाएगा और बहुत अच्छा से डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। भोपाल गैस कांड की घटना क्या है, देखिए इसको कहते हैं MIC, ठीक है। अब देखिए 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है बताइए, तो भोपाल शहर में, मध्य प्रदेश के किस शहर में, भोपाल शहर में जो है अचानक जो है क्या हुआ था, एक कंपनी में जो है ना, वो क्या कहते हैं, कार्बाइड कंपनी में, किस कंपनी में, कार्बाइड कंपनी में जो है MIC गैस का जो है रिसाव होने लगा था। समझ में आ गया ना, ये बहुत खतरनाक गैस है। इस गैस का रिसाव होने लगा, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की क्या होने लगी, मौत हो गई। ये गैस जो धीरे धीरे पूरा भोपाल को जो है अपने चपेट में ले लिया, जिसे भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। इसका परिणाम कई वर्षों तक देखने को मिला। जो भी बच्चा जन्म लेता वह अपाहिज का शिकार और आंख के रोग से ग्रसित हो रहा होता था वहाँ पे, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोग भोपाल गैस त्रासदी कांड समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, अगला है कि लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करें। देखिए हम आपके लिए वो प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बनने का चांस है, ठीक है, इसीलिए इसको रट जाइए। लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करें। यह एक भारी उद्योग है जिससे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग जो है, आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रेन होता है, ठीक है ना, रेलगाड़ी होता है, ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन का जो पटरी होता है ना, बताइए, पटरी,
ठीक है ना, ये किस चीज़ का बना होता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ट्रेन का जो पटरी होता है वो किस लोहा से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, आप कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करने के लिए कहा तो यह एक भारी उद्योग है जिसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है तथा किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। इसे क्या कहते हैं, लौह इस्पात उद्योग को जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है क्योंकि जितने सारे छोटे बड़े उद्योग होते हैं वह सभी जो है ना लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करता है। इसे औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए लौह इस्पात उद्योग का जो है विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे रेल का पटरी बनाने में, रेल का डिब्बा बनाने में। अभी जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे कि आप लोग अगर कमेंट कर दिए होंगे तो अच्छी बात है, आप लोग का सही हुआ होगा। हमने क्या पूछे थे कि क्या कहते हैं कि बताइए कि इस रेल का पटरी बनाने में, यानी ट्रेन का जो पटरी होता है वो किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है, ठीक है। तो देखिए इस्पात जितना भी उद्योग होता है उसमें जरूरी पड़ता है इसका, इस्पात का, ठीक है। तो रेल की पटरी बनाने में, रेल का डिब्बा बनाने में, मोटर गाड़ी बनाने में, मशीन बनाने में, भवन निर्माण में। अब बताइए कोई भी उद्योग होगा उसमें मशीन जरूरी पड़ेगा कि नहीं, मशीन का जरूरी पड़ेगा। तो मशीन जरूरी पड़ा तो मशीन जरूरी पड़ा तो किसके लिए, उद्योग के लिए पड़ा। वो कहने का मतलब ही जो आपको हम समझाए कि कोई भी उद्योग हो उसके लिए इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी तो पड़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मशीन जो बनेगा तो इस्पात ही का ना बनेगा, तो इसीलिए इस्पात बहुत ही ज़्यादा उद्योग के लिए मायने रखता है, ठीक है। मोटर गाड़ी, मशीन, भवन निर्माण, जहाज निर्माण, कृषि हो गया, कृषि का यंत्र हो गया, जो कृषि का जो जितना भी क्या कहते हैं मशीन सब बनाने में जो है किया जाता है। इस तरह से लौह इस्पात का पहला कारखाना दिया, देखिए लौह इस्पात का जरूरी पड़ता है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से कि लौह इस्पात का जो है पहला कारखाना जो है यह 1830 ईस्वी में जो है तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। पूछेगा कि लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो तमिलनाडु में, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है, बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो स्थापित किया गया था जो कि असफल रहा। आप देख रहे हैं कि पहली बार कोई भी कारखाना चालू किया गया था, फैक्ट्री चालू किया गया तो वो जो असफल ही अधिकतर रहा है, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं सफल नहीं रहा है, असफल रहा है, बहुत सफल भी रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये तमिलनाडु के में स्थापित किया गया था, 1830 में किया गया था, पहला कारखाना किया गया था स्थापित। अब कह रहा है कि जबकि आधुनिक भारत में पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र में जो है 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए भारत में एक तो पहला कारखाना चालू किया गया था तमिलनाडु में, दूसरा कहाँ किया गया था, पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र में चालू किया गया था, ठीक है, जो कि 1874 में स्थापित हुआ गया था, जो कि सफल रहा। ये क्या रहा, यहाँ पे सफल रहा। जबकि सर्वाधिक विस्तार जमदेश जी टाटा किसके द्वारा, ये जो इस्पात उद्योग चालू किया गया था किसके द्वारा किया गया था, जमदेश जी टाटा के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1907 ईस्वी में झारखंड में भी, ठीक है ना, क्या कहते हैं स्वर्ण रेखा नदी के तट पर लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। देखिए झारखंड में भी लौह इस्पात उद्योग कारखाना चालू किया गया, ठीक है। अब देखिए किस नदी के किनारे, याद रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है लौह इस्पात उद्योग कारखाना चालू किया गया था। इसके अलावा कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, दुर्गापुर के क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए क्या कर रहा है उदारीकरण या निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, समझते हैं। देखिए 1991 ईस्वी में भारत के द्वारा तीनों नीतियों को अपनाया गया, जैसे उदारीकरण, ठीक है। अब उदारीकरण होता क्या है, 1991 ईस्वी में भारत के द्वारा तीनों नीति, कौन कौन नीति था, पहला था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों नीतियों को अपनाया गया था, ठीक है। उदारीकरण होता क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। देखिए सरकार के द्वारा जितना भी अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों, देखिए क्या करा है सरकार, उदारीकरण समझ क्या होता है, सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक, देखिए जो भी अनयूजलेस चीज़ है, समझे ना, जो कि अनावश्यक है
उस पर नियंत्रण और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। सरकार जो चीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया था, अनावश्यक वस्तु था, उनको क्या किया, उन्होंने बैन पर से हटा दिया, उन्हें उदारीकरण कहते हैं। सरकार मान गया, चलो भाई हटा दो इसको। उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, ठीक है ना। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है बहुत ही शांत दिमाग के आदमी थे, शांत किस्म के आदमी थे। बोला कि चलो भाई हटो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो इसको, मतलब कोई भी प्रतिबंध लगाया था उन्होंने उस प्रतिबंध को हटा लिया, जो अनावश्यक वस्तु था उस पर प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया। कौन था? अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, ये सोनिया गांधी जो थी इसको जो है शायद कंट्रोल करता था, मतलब चलाते थे इस, मतलब समझिए एक तरह से कहा जाता है कि मनमोहन सिंह बहुत शांत किस्म के आदमी थे, प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है ना। इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, उदारीकरण का जो है जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के सारे द्वार खोल दिए गए, इसी के तहत जो है अर्थव्यवस्था के सारे द्वार क्या हुए, खोल दिए गए और व्यापार नीति में सुधार किया गया। किस नीति में दोस्तों? यहाँ पे मेरा ये किसी भी क्या कहते हैं नेता से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस तरह से आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए कोई बच्चा इसमें मनमोहन सिंह को चाहता होगा तो इसीलिए मैं बोल दिया पहले। देखिए क्या करा है कि इसमें इसके तहत जो है अर्थव्यवस्था के सारे द्वार क्या हुए, खोल दिए गए और व्यापार नीति में सुधार किया जाए, ठीक है। ये इस उदारीकरण का क्या था, उद्देश्य क्या था कि जितना भी व्यापार नीति था इसमें सुधार किया जाए और जो द्वार था अर्थव्यवस्था का वो खोल दिया जाए, व्यापार का द्वार। उद्योग सबसे पहला तो उद्योग था, फैक्ट्री लगाया जाए, उद्योग किया जाए, प्रोडक्ट निर्माण किया जाए, शिक्षा में सुधार लाया जाए, स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए, स्वास्थ्य होगा यहाँ पे, बैंक बीमा कराया जाए सभी लोगों का, इस तरह से उन्होंने ध्यान बल दिया। अब है निजीकरण क्या होता है? देखिए निजीकरण का मतलब होता है जो आप खुद मान लीजिए आप कोई स्कूल ट्यूशन खोले हैं तो आपका निजी संपत्ति है, तो निजी क्षेत्र के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर उद्यम क्या कहते हैं, उद्यमों पर पूर्णतः या अंश रूप से स्वामित्व करना ही निजीकरण कहलाता है। इसमें बाजार को शक्ति को मजबूत किया गया जाता है, जिसके कारण पूंजी, रोजगार, उत्पादन, विकास की संभावना बढ़। देखिए निजीकरण, मान लीजिए आप एक पकौड़ा का दुकान लगाएं, उस दुकान पे आप 5 व्यक्ति को स्टाफ के रूप में रखें, जिससे क्या हुआ, आपकी निजी संपत्ति आपने लगाया और आप उस संपत्ति से कितना आदमी को रोजगार दिए, 5 व्यक्ति को आपने किया रोजगार दिया, ठीक है। तो इसी को कहते हैं निजीकरण और इसको भी बल दिया गया, इसलिए बल दिया गया कि लोग निजी आदमी कोई जिसके पास रुपया है वो कोई व्यापार करे और जिससे कि उसमें लोगों को लगाया जाए, लोग बेरोजगार ना रहे, जिस लायक है उसको काम वो काम उसको दिया जाए। इस तरीका से इस पर भी बल दिया गया और अच्छी नीति थी, याद रखिएगा। वैश्वीकरण पे बल दिया गया। देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा। देखिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किया गया। मतलब हमारे देश में कुछ बनता है, कुछ भी चीज़ होता है जो दूसरे देश में बेचा जाना चाहिए, बिकना चाहिए, उस देश में भी जाकर हम फैक्ट्री लगा सकते, इस चीज़ पे ज़्यादा बल दिया गया कि कोई अच्छा आदमी है जो जिसके पास संपत्ति है वो कोई फैक्ट्री लगाएं या कोई कुछ चीज़ करे, उस चीज़ को आप अपने देश में भी लागू चलाएं और अदर देश में भी जाके वो चलाएं, इस चीज़ पे ज़्यादा बल दिया गया। और इसके फलस्वरूप वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी का लगातार प्रवाह होता रहा, न समझे। मतलब इसके तहत सरकार ने छूट दे दिया था, उसके बाद लोगों ने वस्तुओं का व्यापार करना चालू कर दिया, सेवाओं क्षेत्र में पूंजी लगाना चालू कर दिया, लगातार प्रवाह होते रहा। इसके तहत इसके बाद जो है इसके कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार की जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी आई। याद रखिएगा हमने जो समझाया आपको, क्या बोला कि दूसरे ये सब सिस्टम था, कोई उधर से वैश्वीकरण की नीति में क्या हुआ कि अदर जैसे मान लीजिए कोका कोला फैक्ट्री हो गया, मान लीजिए बहुत सारा ऐसा फैक्ट्री है जो सैमसंग कंपनी तो हमारे देश का ही है, मान लीजिए क्या कहते हैं बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो है दूसरे देश से, यहाँ जैसे चाइना से वीवो कंपनी सब आया, वो सब हमारे देश में क्या कहते हैं अपना व्यापार करना चालू कर दिया, ठीक है। स्पार्की कंपनी हो गया, ढेर सारा कंपनी ऐसा था जो हमारे देश में आ गया कॉफ़ी फलाना चीज़ बेचने के लिए, तो वो क्या कहते हैं इससे क्या हुआ हमारे देश में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में मतलब दूसरा राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आया और हम लोग भी कहीं जाकर व्यापार करना चालू कर दिए, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ, ठीक है। देश में लोग जो चीज़ सपना देखता था कि ये भी हम भी पहने, हम भी खाए, हम भी करें, वो चीज़ उसको मिला। और वो जो कंपनी यहाँ आया तो वहाँ से तो लोग को थोड़ी लेके आया था कि यहाँ यहीं के लोग को रोजगार दिया, यहीं पे लोगों को रोजगार मिला। मान लीजिए एक बड़ा सा फैक्ट्री, उसमें लगभग हजारों हजार के लोगों को रोजगार मिल गया, ठीक है। इससे भी क्या कहते हैं हमारे देश का आर्थिक विकास हुआ। इसके कारण विज्ञान उद्योग में
विज्ञान के उद्योग में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। देखा गया जो सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक के रूप में घर का छोटा छोटा उद्योग चौपट हो गया। मतलब इतना उद्योग इस चलने लगा कि घर में जो गांव घर में छोटा छोटा उद्योग था वो गांव घर का उद्योग क्या हो गया, चौपट हो गया। मतलब हर चीज़ का दो पहलू होता है ना, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा उद्योग आ गया तो लोग छोटा छोटा फैक्ट्री में, मान लीजिए आप लोग कहीं शहर जाते हैं, तो शहर जब जाते हैं तो वहाँ पे आप सामान लेने का होता है। तो जब मार्केट जाते हैं तो आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे सारा सामान ले लेते हैं। तो आपका होगा क्या, आप जिस दुकान में सामान डेली लेते थे आप दुकानदार के यहाँ तो नहीं लीजिएगा। इससे आज उसका धंधा क्या हुआ, मान लीजिए आप ही पे निर्भर है, आप ही लोग पे। अब मान लीजिए गाँव का सब लोग गया, सामान सुपौल गए, कहीं भी किसी शहर में गया और वहाँ से खरीद लिया, खरीद करके आ गया। तो अब मन लगातार ऐसे करने लगा तो गांव घर में जो है जो दुकानदार, छोटा मोटा दुकानदार है, उसका तो धंधा चौपट हो जाएगा, नहीं हो गया। बताइए, इसी तरह से बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आ गया जिससे छोटा छोटा धंधा लोग क्या हो गया, उसका चौपट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को भी प्यार दीजिए अच्छा से, और हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है तैयारी अच्छा कर रहे होंगे। मैं लगातार आपको वीडियो डाल दे रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब मस्ती में पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छा से, और वीडियो को क्या कहते हैं इसका फेयर भी अच्छा से बना लीजिए। अगर आप नोट चाहते हैं तो टेलीग्राम पर नोट दे दिए, आप निकलवा करके आप उस PDF को पढ़िए, निकलवा लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।